हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज की हमारी इस क्लास में हम देखेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। दोस्तों, इकाई 10 को हमने प्रारंभ कर दिया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखकर। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है 2024 और 2025 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे उन पर चर्चा करी, सिलेबस को डिस्कस किया। फिर हमारी दूसरी क्लास हुई थी जिसमें हमने देखा था सामान्य जानकारी, और उस सामान्य जानकारी में हमने संपूर्ण सिलेबस की सारी बातें जो है तथ्यात्मक रूप से जानी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने लगभग 35 से 40% एरिया जो है पूरे सिलेबस का वहां पर कवर किया है, और वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना भी रहती है। ठीक है, चलो आज एक अलग बिंदु है दोस्तों। यह पूरी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पूरे सिलेबस में यदि ये बिंदु अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं आज जो है जनजातीय संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये पूरा जो है अलग ही है दोस्तों। बाकी सब में हम जनजातियों से संबंधित कलाएं परंपरा है ना, सारी चीजें पढ़ेंगे, उनके बारे में रहन सहन खान पान सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन यह जो है टॉपिक हमारा, यह थोड़ा सा इस सिलेबस में अलग से हमें देखना रहेगा। देखो, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2025 में प्रीलिम्स में यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे। कैसे आए थे? एक तो राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिसूचना जारी करता है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 342, एक ये पूछा गया था। दूसरा जो जनजातियां है, यह विधानसभाओं में किस प्रकार से, जो किस आर्टिकल के तहत इनको आरक्षण दिया गया है? 332। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है पिछली बार भी प्रीलिम्स में पूछे गए थे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की और भी संभावना है। बहुत सारे आयाम है, हर एक छोटी छोटी बात को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। देखो, हमने सामान्य जानकारी देख ली है जनजातियों की, इससे पहले की क्लास में एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। 35 से 40% जो है पूरे सिलेबस का हमने वहां पर अच्छे से सारा जो है तथ्यात्मक रूप से हर बात को जाना है। आज है दोस्तों जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की क्लास, इसको अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो शुरू करें उससे पहले समझना दोस्तों, हम हर बार बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, है ना, कई बार हमारे सामने शब्द आता है। लेकिन इस अनुसूचित जनजाति जो शब्द है, यहाँ तक पहुंचने के लिए एक समुदाय या एक जाति या एक जनजाति किस प्रकार से जो है किन किन चरण से गुजरती हुई अनुसूचित जनजाति बनती है। मतलब मान लो एक समुदाय है, थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझना। कहानी अपन शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा ये जानो दोस्तों कि कोई एक समुदाय है, या समुदाय के साथ साथ मान लो कोई जनजाति है। ठीक है, तो यह जनजाति कितने चरणों से गुजरती है, तब जाकर यह अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल होती है, अनुसूचित जनजाति बनती है। सोचो दोस्तों, हमारे आसपास में हम कई बार बहुत सारे समुदाय देखते हैं, जातियां देखते हैं, जनजातियां देखते हैं, लेकिन क्या वो अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल है? नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पर कितने 43 या 43 ऐसी जो है जनजातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल की गई है। ये बात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? 43। ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जनजातियों को निकाल दिया गया है, कुछ जनजातियों को जोड़ दिया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से जो है एक समुदाय अनुसूचित जनजाति रूप में शामिल होता है, इसको हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं। फिर जो है हम हमारे संवैधानिक प्रावधानों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, यह कोई समुदाय है या एक जनजाति है। ठीक है, अब ये समुदाय और ये जनजाति कैसे जो है हमारी अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल होगी, इसकी पूरी कहानी अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों ये समझो, कोई भी जाति हुई या समुदाय हुआ, है ना, कोई भी जाति है, जनजाति है, ठीक है, या कोई समुदाय है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो यह कहाँ है दोस्तों? सबसे पहले इसकी पहल कौन शुरू करेगा? तो यह जहाँ जनजाति रहती है, जहाँ यह समुदाय रहता है, या तो किसी राज्य में रहता है या किसी केंद्र शासित प्रदेश में रहता होगा। ठीक है, तो वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो स्वयं यह पाता है कि अपने यहाँ जो यह जनजाति है या यह जो समुदाय है, इसको हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करना चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करेगा? वह राज्य या वह केंद्र शासित प्रदेश उसके लिए इसके कुछ आधार जो है, कुछ आधारों पर इसको जज करेगा, या कुछ आधार पर इसका जो है क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि ये आधार है कि नहीं इस समुदाय में
तो फिर हम इसकी पहल आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो कोई भी जाति या समुदाय है, उसके आधार होंगे अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। एक तो उसके शैक्षणिक आधार हो सकते हैं, शैक्षणिक आधार पर वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसको सोच सकता है। शैक्षणिक के साथ साथ दोस्तों सांस्कृतिक हो सकता है ना, सांस्कृतिक आधार, ठीक है। कुछ इसके ऐतिहासिक हो बात भी वहां पर समझी जाएगी, है ना, ऐतिहासिक आधार इसके देख सकते हैं ना। उसके बाद आर्थिक रूप से देख सकते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से देख सकते हैं। तो इन आधारों पर वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या है, अपने यहाँ के जाति या समुदाय को जनजाति के रूप में, सॉरी, अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने की पहल प्रारंभ करेगा। तो सबसे पहले यह समुदाय या जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में यदि शामिल होने जा रही है, तो इसकी पहल जो है सबसे पहले संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए आधार क्या रहेंगे दोस्तों, ये इतने आधार हो सकते हैं कि वह जो समुदाय है या वह जो जनजाति है, शैक्षणिक आधार पर उसकी स्थिति कैसी है ना, सांस्कृतिक आधार पर कैसी है, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से वह कैसी है। यदि वह जो है जनजाति या समुदाय इन सभी आयाम को या इन सभी आधारों के मानदंड जो है, इन मानदंड पर खरा उतरती है, तो फिर वह जो है पहल वहां की जो सरकार जो है या केंद्र शासित प्रदेश जो है क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी, ठीक है। और इसका जो प्रस्ताव है ये फिर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर यह पहुंचेगा कहां पर दोस्तों, देखो ऐसा नहीं है कि सरकार स्वयं जो है या जो राज्य जो है या वहां की जो केंद्र शासित प्रदेश स्वयं यह जो है जांच वाच करेगा, यह तो जांच करेगा ही, लेकिन ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे आपने नाम सुना होगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी विशेषज्ञ है, इनके माध्यम से जो है इन सारे आयामों पर क्या है, गहन अध्ययन किया जाता है। ऐसे नहीं कि उठाकर देख लिया जाएगा, इनकी जातियों से संबंधित जो ऐतिहासिक बातें हैं, शैक्षणिक स्थितियां, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, सारी स्थितियों को यह जो है विशेषज्ञ बहुत अच्छे से वहां पर इसको देखते हैं। फिर यह पाते हैं कि हाँ, यह जो है समुदाय या यह जो है जनजाति, ये सारे अनुसूचित जनजाति बनने के जो जितने भी आधार हैं या मानदंड है उन पर खरा उतर रही है। तो फिर यह जो है प्रोसेस या यह जो प्रस्ताव है ये कहाँ पहुंचता है दोस्तों, ये फिर पहुंचेगा आपका जनजाति कार्य मंत्रालय के पास, ठीक है। ये केंद्र सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय रहता है, यहाँ पर जो है फिर यह प्रस्ताव आता है। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो कोई सा भी समुदाय या जनजाति जो है, पहले उसका जो है पहल कहाँ से होगा, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होगा, ठीक है। तो पहली समीक्षा फिर ये लोग करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको फिर यहाँ से केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव आता है, तो फिर जो जनजाति कार्य मंत्रालय जो है यह भी क्या करेगा, इसकी द्वितीय समीक्षा यही करेगा। इसके साथ साथ इसको भी भेजा जाता है, साथ ही साथ दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसके पास भेजा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो रहते हैं, ठीक है, देखो ये भी याद रख लो, महापंजीयक व जनगणना आयोग है ना, इनके पास भी जो है यह प्रस्ताव आता है। फिर यह क्या करते हैं, इस पर अच्छे से विचार करते हैं, और यदि यह भी यहाँ से सहमति दे देते हैं कि हाँ, यह जो समुदाय है यह जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करना चाहिए, और यह भी अगर सहमति इस बात की कर देते हैं, तो फिर यह जो है प्रस्ताव थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जब इतनी सारी बात हो जाएगी तो यह प्रस्ताव पहुंचेगा दोस्तों संसद तक, ठीक है। अब आप ये बात तो आप जानते हो कि यदि संसद तक पहुंचा है, मतलब अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कभी भी भारतीय संविधान की अनुसूची में यदि कुछ शामिल करना है या हटाना है, तो वो फिर कानून बनाकर ही किया जाएगा। तो संसद में फिर चलेगी दोस्तों क्या, कानूनी प्रक्रिया, ठीक है। और फिर यह कानूनी प्रक्रिया जब संसद में चलती है, तो इसमें फिर जब संसद के दोनों सदनों से यदि उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, तो वह प्रस्ताव फिर अंतिम रूप से पहुंचेगा किसके पास दोस्तों, राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति जब इसको मंजूरी दे देगा,
तो फिर यह जो है समुदाय या जो जनजाति है ये क्या बन जाएगी दोस्तों, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थोड़ी सी आपको ध्यान होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पर बता दी। एक बार इसका क्रम और यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको याद रहे कि जब भी कोई जाति है या समुदाय, जनजाति समुदाय जो है, इसको जब अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करना होता है तो सबसे पहले इसकी पहल कौन प्रारंभ करेगा दोस्तों, वहां का राज्य या वहां का संबंधित जो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यह पहल जब वहां पर शुरू होती है तो एक आधार बनाया जाता है जिसमें सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इन सारे आधारों को ध्यान में रखकर देखा जाता है कि यह जो समुदाय है या यह जो जनजाति है यह अनुसूचित जनजाति बन सकती है या नहीं है। अब जब इन आधारों को देखा जाता है और इन आधारों पर जब पाया जाता है कि हाँ यह अनुसूचित जनजाति बनने के सारे मापदंड जो है उन पर जो है खरा उतर रही है, तो फिर जो है इसकी पहल जो है आगे बढ़ती है और केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय तक बात पहुंचती है। फिर जनजाति कार्य मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव आता है, इसके साथ साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग के पास, है ना, महापंजीयक और जनगणना आयोग, इनके पास यह प्रस्ताव पहुंचता है। जब यह भी अपनी सहमति दे देते हैं तो फिर यह जो है प्रस्ताव कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा, मतलब संसद तक पहुंच जाएगा। फिर संसद के यदि दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया जाता है तो फिर यह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति इस पर अंतिम रूप से मंजूरी देकर क्या कर देता है, किसी भी समुदाय या जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल कर देता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, आपको इतना ध्यान यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, तो ये क्रम था दोस्तों जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा एक बार पहले तो हम इसको मोटा मोटा समझते हैं, इसके सारे जितने भी आर्टिकल है उनको मैं एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक बार मतलब एक नज़र में। फिर हम क्या करेंगे, हर आर्टिकल को हर आधार पर, जैसे शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर कौन कौन से आर्टिकल है, क्यों दिए गए हैं, वो आर्टिकल क्या कहना चाहता है, कब जोड़ा गया, कितनी सारी बातें जो भी उससे संबंधित है सब बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझते हैं ताकि आपका एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन छूटे नहीं। और एक नज़र में इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही बार में यदि जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है या कौन सा आर्टिकल जो है जनजातियों से संबंधित नहीं है, या कौन सा शैक्षणिक आधार पर यह जो है जनजातियों से संबंधित नहीं है, सामाजिक आधार पर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधार पर नहीं है। तो एक बार यहाँ पर सारे आर्टिकल देखो, फिर हम इन सारे आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, है ना, तो संवैधानिक प्रावधान हम देख लेते हैं एक बार पहले। तो ये संवैधानिक प्रावधान क्या क्या रहेंगे इनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनजातियों का हम देखेंगे दोस्तों शैक्षणिक रूप से, है ना, शैक्षणिक देख लेते हैं। ठीक है, शैक्षणिक देख लेते हैं या फिर इसका यही सांस्कृतिक देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम ये सारे आयाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सामाजिक, सामाजिक रूप से कौन कौन से अनुच्छेद जो है जनजातियों से संबंधित है। उसके बाद हम राजनीतिक देख लेंगे, राजनीतिक के पश्चात जो हमारे कुछ आर्थिक है वो देख लेते हैं, आर्थिक के साथ कुछ प्रशासनिक होते हैं, प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक के साथ कुछ सेवा वाले भी होते हैं, सर्विस वाले भी, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी आप प्रीलिम्स में इस प्रकार से प्रिपेयर करो तो ये चार्ट बनाकर एक बार सारे आर्टिकल लिख दोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले शैक्षणिक देखते हैं। तो देखो, अभी मैं केवल आपको आर्टिकल बताता हूँ कौन कौन से आर्टिकल किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों 15(4), यह जो है शैक्षणिक से संबंधित है। आगे इस पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, दूसरा है दोस्तों 29, 29 का ए। ठीक है, फिर 46 ले लो। ठीक है, फिर 350 का ए ले लो, है ना, या अ ले लो, जो भी है इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये हमारे शैक्षणिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए, इनको बेहतर तरीके से समझेंगे, हर बात को अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा सा एक बार यहाँ मोटा मोटा देख लो। फिर जो है आर्टिकल 17 हमारा इससे संबंधित है, 17 के साथ साथ हमारा 23 हुआ। ठीक है, हमारा 24 हुआ, 24 के साथ हमारा 25 हुआ, 25 में भी हमारा दोस्तों 2 ख, ये जो है हमारा सामाजिक से संबंधित, जनजातियों में सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है कौन सा,
25 2 ख। इसी प्रकार राजनीतिक की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक में दोस्तों 164 ये 1 हो गया, ठीक है। फिर हमारा 330 हो गया, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था हमारा 332, ये हो जाएगा। 334 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में 371 भी हो सकता है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक के अगर हम बात करें दोस्तों 275 जो है हमारा आर्टिकल आर्थिक रूप से जनजातियों की बात करता है। प्रशासनिक रूप से यदि हम बात करेंगे तो प्रशासनिक रूप में भी आप पाओगे दोस्तों 244, ठीक है। फिर 2441 या क ले लो, ठीक है। 2442 है ना, या ख ले लो, ठीक है। ये प्रशासनिक सुरक्षा देते हैं, ये जनजातियों के लिए प्रशासनिक सुरक्षा का प्रावधान करते हैं ये आर्टिकल। सेवा सर्विस की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले 16(4), ठीक है। 16(4) क ले लो और 16(4) ख ले लो, ठीक है। फिर 335 ले लो, है ना। ये कुछ आर्टिकल जो है दोस्तों ये सेवा से संबंधित है, जनजातियों से संबंधित। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताई दोस्तों कि यदि आप प्रीलिम्स में जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार इसको इस रूप में रेडी कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के सामाजिक सुरक्षा जनजातियों को सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो आपको इस प्रकार से यदि याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य अभी यही है, इनको मैं विस्तृत रूप से तो समझाऊंगा। अभी आपके लिए चार्ट इसीलिए बनाया है कि देखो पिछली बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि यह आर्टिकल क्या कहता है, ये 2025 में हमसे पूछा गया था, ठीक है, प्रीलिम्स में, आपको ध्यान होगा। दोस्तों थोड़ा सा इस बात को और समझना, यह जो है पूरी प्रक्रिया इसलिए मैंने बताई है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों को राजनीतिक रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो आपको ये सारे आर्टिकल याद होंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कौन सा जो है आर्टिकल जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है ना, प्रशासनिक रूप से, सेवा के रूप में, शैक्षणिक के रूप में। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन बने तो हमारा गलत ना हो, ठीक है। चलो इन्हीं को अब अच्छे से 1 बाय 1 सारी बातें बेहतर तरीके से समझेंगे। हर बात यहाँ पर अच्छे से शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा संवैधानिक रूप से जो बेसिक बातें हैं पिछली कक्षा में हमने एक बार कर ली थी, अभी फिर से जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति, ठीक है। देखो दोस्तों हमारे संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 366 का सब क्लोज 25 क्या कहता है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है, ठीक है। हमने ये बात देख ली थी, अभी एक बार और मोटा मोटा यहाँ पर देख लो। ये परिभाषित करता है और कौन से समुदाय या कौन सी जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल होगी वह जो है कौन बताता है, हमारा आर्टिकल 342। और इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, अधिसूचना जारी करता है, ठीक है, कि कौन सा समुदाय है ना, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जाति जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में मानी जाएगी, यह जो है हमारा आर्टिकल कौन सा बोलता है, 342 बोलता है, ठीक है। और इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति का यही अनुच्छेद हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप एससी को भी यहाँ पर देखोगे तो एससी के लिए 366-24 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है 341 आर्टिकल है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पिछली कक्षा में देखी थी, अभी एक बार और आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने ये बात भी आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। चलो अब शुरू कर लेते हैं हमारी इस क्लास की बात को। देखो सबसे पहले हमने इस बात को देख लिया दोस्तों, है ना। चलो सबसे पहले शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षण की बात करते हैं। यहाँ पर बकायदा मैंने आर्टिकल के साथ वही संवैधानिक रूप से जो लैंग्वेज दी गई है इन आर्टिकल्स की वो दी है, लेकिन हम इनको बेहतर तरीके से अपने आसान भाषा में समझने का प्रयास करें। देखो सबसे पहले अनुच्छेद 15(4), ये अभी हमने देखा था दोस्तों कि यह शैक्षणिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से जनजातियों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह आर्टिकल जो है दोस्तों अन्य पिछड़े वर्गों, देखो इसकी लैंग्वेज क्या है दोस्तों, अन्य पिछड़े वर्गों जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल है उनके विकास के लिए इसका जो है प्रावधान किया गया है। अब थोड़ी सी बात समझना, 15(4) ये अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या बोल रहा है दोस्तों, एक बार और समझना क्या बोल रहा है, उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान की बात कर रहा है हमारा 15(4। देखो इसको थोड़ा सा समझना,
यह जो है आर्टिकल अन्य पिछड़े वर्ग मतलब वही हमारा क्या क्या आ जाएगा, एसटी आ जाएगा, एससी आ जाएगा, ओबीसी आ जाएगा, और इनके क्या दोस्तों विकास करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब इनका विकास किस रूप में करना है ये समझना है। सबसे पहले तो 15(4) हमारा जो है इसको जानो, उससे पहले जानो आर्टिकल 15 कहता क्या है। तो आर्टिकल 15 जो है दोस्तों यह हमारा एक मूल अधिकार है, और यह कहता है कि जो भी हमारे नागरिक हैं राज्य के, इनको किसी भी प्रकार से जैसे धर्म, जाति, लिंग, है ना, निवास स्थान, इन आधारों पर इनसे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? किन आधारों पर दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो यहाँ पर यह आर्टिकल अनुसूचित जनजातियों के लिए इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जनजातियों के साथ कहीं ना कहीं इन आधारों पर भेदभाव किया जाता है, किसी स्थल को लेकर, है ना, उनके निवास स्थान को लेकर, ठीक है, उनके जन्म को लेकर, ये छोटी छोटी बातें कई बार हम समाज में देखते हैं। तो इन्हीं चीजों को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है यह आर्टिकल लाया गया था। अब यहाँ पर 15(4) जो है यह बात कर रहा है दोस्तों समानता की, मतलब है ना, यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब ये समानता की बात कर रहा है, तो ये समानता की बात स्पेशली कर रहा है किसके संदर्भ में दोस्तों? शिक्षा के संदर्भ में। देखो, शिक्षा के संदर्भ में इसलिए कर रहा है क्योंकि इस आर्टिकल को जोड़ा गया था दोस्तों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। 1951 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इस 15(4) को जोड़ा गया है, जो क्या करता है दोस्तों? समानता की बात करता है, लेकिन स्पेशली किस समानता की? शिक्षा की। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कई बार कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर हम देखते हैं दोस्तों एडमिशन की प्रक्रिया के लिए पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है। ठीक है, तो ऐसे में जो गरीब वर्ग के या अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो बच्चे हैं या जो अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी कहीं कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं दोस्तों उनकी परवरिश है और उनके पश्चात जो है अच्छा उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कई बार वो सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं और वहाँ की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। धीरे धीरे जब वो कॉलेज तक पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर जब वो अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चों से जब मिलते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो है दोस्तों लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी यह प्रयास करती है कि शिक्षा के लिए उन वर्ग के बच्चों को जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं या अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर हम स्पेशली अनुसूचित जनजातियों की बात करें इसलिए इसको इस रूप में समझिएगा कि जो स्पेशली अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के जो बच्चे हैं, इनको फिर ऐसे में शिक्षा कैसे मिलेगी दोस्तों? वहां पर तो उन्हीं बच्चों का चयन होगा जो क्या है, जिनका लेवल अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार उनके लिए क्या करेगी? सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगी, सीटों के आरक्षण का प्रावधान। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे वो बच्चे भी जो है क्या है, उस कॉलेज में, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, तकनीकी से संबंधित हो, इंजीनियरिंग से संबंधित हो, उन कॉलेजेस में वो बच्चे भी क्या है एडमिशन ले पाएंगे और आगे जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ पर सरकार जो है इस आर्टिकल के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या क्या देती है दोस्तों? समानता का अधिकार देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? समानता का अधिकार दे रही है। इसको थोड़ा इस रूप में समझना है ना। समानता से तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि सभी वर्ग को एक समान जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको भी उस कैटेगरी में लाकर खड़ा करना, असल में ये है समानता। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार जो है संविधान में जो है इस प्रकार के जो आर्टिकल का क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस आर्टिकल को जोड़ा गया है 15(4) को। और यह 15(4) जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो बच्चे हैं उनको क्या करता है दोस्तों? शिक्षा में अधिकार देने का प्रयास करता है, शिक्षा में समानता देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और 15 बोलता क्या है कि धर्म, जाति, निवास स्थान, लिंग के आधार पर किसी प्रकार से इन लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, तो ये है हमारा 15(4) जिसको हमने यहाँ पर अभी अच्छे से देखा है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों 29(1). ठीक है, इसको भी आप एक बार अच्छे से समझिएगा। संवैधानिक रूप से ये क्या कहना चाहता है? यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भूभाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली,
भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। दोस्तों आर्टिकल 29 जो है ये किस बात को कहता है? बोली, भाषा, लिपि। देखो सामान्यतः दोस्तों जो जनजातियां रहती है इनकी अपनी क्या रहती है? भाषा रहती है, अपनी बोली रहती है, ठीक है। और इनको पूरा पूरा अधिकार देता है आर्टिकल 29A या 29(1) कि यह जो है अपना क्या कर सकती है? अपनी बोली का संरक्षण कर सकती है ना, अपनी भाषा, ठीक है, अपनी लिपि, इन सभी को संजोए रख सकती है। ऐसा अधिकार जो है हमारा संविधान इनको देता है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ये संस्कृति से संबंधित हो गया और ये 15,000 हमारा शिक्षा से संबंधित हो गया, ठीक है। चलो तीसरा है दोस्तों 46। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, अर्थ संबंधी हित तथा सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या दे रहा है दोस्तों? अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा से संबंधित क्या है? अधिकार दे रहा है कि इनसे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अर्थ संबंधी मतलब दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझना, यह जो है पैसे से संबंधित बात कर रहा है, जैसे योजना और इनके माध्यम से जो है इनको क्या देना है दोस्तों? लाभ देना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति के, इनको जो है दोस्तों क्या देना है? यहाँ पर छात्रवृत्ति प्रदान करना। ये छात्रवृत्ति वाला कॉन्सेप्ट भी यही से है, इसको भी आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना। सामाजिक न्याय में भी ये है दोस्तों, उनको फ्री कोचिंग देने का प्रयास करना, है ना। ज्यादा से ज्यादा जैसे आवाज, किसी जगह वो रह रहे हैं तो वहां पर उनकी सहायता करना, ठीक है, फ्री में रह सके वो। तो ऐसी सारी व्यवस्था जो है हमारा आर्टिकल 46 करता है किनके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अनुच्छेद 350 का, इसके बारे में आप जानते हो कि जो हमारे प्राथमिक स्तर पर जो भी है हमारी मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान करता है हमारा 350 का। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा दोस्तों कि जो शिक्षा से संबंधित और संस्कृति से संबंधित अनुच्छेद जो है, जो अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो कौन कौन से हैं? मोटा मोटा ध्यान रखना, 15(4), 29(1), 46 और 350 का दोस्तों। इसीलिए एक ही साथ मैंने सारी बातें यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको सीधे सीधे सारी बातें ध्यान में रहे, ठीक है। चलो थोड़ा आगे और देख लेते हैं। अगला है दोस्तों सामाजिक रूप से, ठीक है। अब सामाजिक रूप से जो है कौन से आर्टिकल जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करके करते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आपने कई बार देखा होगा। यह अनुच्छेद दोस्तों किसकी बात करता है? अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है। मतलब जो छुआछूत वाली जो बात है इसको क्या करता है? समाप्त करने की बात करता है हमारा आर्टिकल 17, ठीक है। देखो और इसको थोड़ा और अब विस्तृत रूप से समझते हैं। देखो दोस्तों अनुच्छेद 17 की यदि हम बात करें, आर्टिकल 17 की यदि हम बात करें तो इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझना। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? यहाँ पर छुआछूत की बात कर रहा है ना। थोड़ा सा इसको समझना। देखो आप जानते हो दोस्तों आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी मनोस्थिति रहती है कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति का जो व्यक्ति रहता है उसको कहीं ना कहीं कई स्थानों से मतलब जाने से क्या है? रोका जाता है। कई बार हम देखते हैं कि मंदिरों में, आप देखते हैं ना दोस्तों, मंदिरों में जो है निम्न वर्ग के जो लोग हैं इनको जाने से रोका जाता है, ठीक है। मंदिरों के साथ साथ कुएं हुए हमारे, कुएं से पानी भरने में भी इनको क्या है? रोका जाता है। उसके बाद तालाब हुए, ठीक है। इवन जो अपने घर हुए, चलो ये तो घर तो वो हो जाता है, ये क्या है दोस्तों? सार्वजनिक स्थल है। इनको थोड़ा इस रूप में जानिएगा, सार्वजनिक स्थल। तो क्या करता है दोस्तों आज भी हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र जो है कई ऐसे, आप अब तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन आज भी वर्तमान में भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर मंदिर हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ या जो भी सार्वजनिक स्थल हुआ, इन सार्वजनिक स्थलों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जाने से रोका जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जो है यह इस बात को क्या करता है दोस्तों? अपराध मानता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17 जो यह कहता है दोस्तों कि जो अस्पृश्यता वाली जो बातें हैं ये किसी भी प्रकार से जो है मान्य नहीं की जाएगी। कोई भी किसी से इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो मंदिर हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ, सबके लिए एक समान है। सभी वर्ग के लोग वहां पर जा सकते हैं, अपना जो है कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है हमारा आर्टिकल 17 इस बात को कहता है और ये जनजातियों से संबंधित है। देखो स्पेशली ये जनजातियों से संबंधित ऐसे नहीं है दोस्तों,
ये सबके लिए, नागरिकों के लिए है, जितने भी हमारे नागरिक है सबके लिए। लेकिन हम अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको इस रूप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामान्यतः जो निम्न वर्ग है उन्हीं वर्गों को जो है इसमें टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। और सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए कई प्रयास भी किए हैं, है ना। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आपने नाम सुना होगा, 1989 में लाया गया था ये अनुच्छेद, ये एक्ट सॉरी लाया गया था। यह अनुच्छेद, यह एक भी जो है क्या करता है दोस्तों, इस बात की जो है घटनाओं को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अनुच्छेद 17 को संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों अगला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, देखो इसको भी देखना, यह भी क्या है दोस्तों, एक मौलिक अधिकार है। और यह कहता है कि मानव दुर्व्यापार और भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है हमारा आर्टिकल 22। देखो सामान्यतः दोस्तों मानव दुर्व्यापार, अब मानव दुर्व्यापार जो है इसको समझिएगा। मानव दुर्व्यापार को यदि हम यहाँ पर देखें, मतलब दोस्तों महिला एवं बच्चों की क्या करना, तस्करी करना। थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा, मानव दुर्व्यापार को, अनुच्छेद 23 के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखो। देखो ये क्या कहता है दोस्तों, तीन बातें ये कहता है। एक तो ये बोलता है मानव दुर्व्यापार, है ना, ठीक है। एक बोलता है मानव दुर्व्यापार, दूसरा बोलता है जबरदस्ती श्रम करवाना, है ना। बहुत सामान्य भाषा में समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर अगर मैं संवैधानिक रूप से देखूं तो वो कहता है भिक्षा। भिक्षा मतलब दोस्तों भीख मांगना, ठीक है। अगर भीख मांगने की अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा इसको देखना, यहाँ पर ये रहा भीख, भीख मांगना, इन तीनों चीजों की क्या करता है दोस्तों, बात करता है हमारा अनुच्छेद 23। तो देखो मानव दुर्व्यापार मतलब, मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे महिला एवं बच्चे, उनको क्या करना, खरीदना और बेचना, ये आता है मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत, महिला एवं बच्चों को खरीदना, ठीक है। और यह जो है जबरदस्ती श्रम जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम दबाव में लाकर किसी व्यक्ति से क्या करवा रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं। तो ऐसे में यह भी कार्य जो है क्या किया जाएगा दोस्तों, इस प्रकार के कार्य से भी जो है अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लोगों को जो क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है हमारा आर्टिकल 23। और अगला है दोस्तों भीख मांगना, भीख मंगवाना किसी से बिना उसको कुछ दिए ही उनसे क्या करवाना, भीख मंगवाना, यह भी जो है काम क्या है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के कार्य में लगे हुए लोगों को सुरक्षा देने का कार्य करता है कौन, अनुच्छेद 23, है ना। इसके लिए दोस्तों समय समय पर कई अधिनियम आए हैं, जैसे मानव दुर्व्यापार अधिनियम। देखो ये समझना दोस्तों, मानव दुर्व्यापार अधिनियम आया था 1956 में। यह जो है दोस्तों मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए यहाँ पर आया था मानव तस्करी निवारण अधिनियम, ठीक है। इसका ये नाम था, पूरा नाम इसका क्या था दोस्तों, ये भी ध्यान रख लो, मानव तस्करी निवारण अधिनियम। और यह आया था दोस्तों 1956 में, जो मानव दुर्व्यापार को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था, ये बात ध्यान रखना। और ये आर्टिकल 23 से संबंधित है, ये सारी बातें छोटी छोटी है लेकिन ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों जबरदस्ती श्रम, जबरदस्ती श्रम को आपने कई बार बंधुआ मजदूरी के रूप में देखा होगा दोस्तों, है ना। बंधुआ मजदूरी मतलब ऋण देते रहना और अपने जो है लोगों को क्या है, उनको बांधे रखना, अपने यहाँ पर काम करवाने के लिए, उनको कभी भी मुक्त नहीं होने देना। कई बार बड़े बड़े साहूकार जो रहते हैं, बड़े बड़े जो सेठ लोग जो रहते हैं, जो काम करवाने वाले रहते हैं, ये क्या करते हैं, ऋण दे देते हैं, फिर उस ऋण का ब्याज, फिर ऋण, ऋण का ब्याज, ऋण का ब्याज, ऐसे जो है चक्र चलता रहता है और व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे जो है बंधुआ मजदूरी जो है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आया था दोस्तों, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट, और ये आया था दोस्तों 1976 में। तो इस प्रकार सरकार जो है इन कृत्यों को समाप्त करने के लिए समय समय पर अधिनियम भी लाई है। जैसे यहाँ पर मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए दोस्तों मानव तस्करी निवारण एक्ट 1956, ठीक है, 1956 में ये आया। फिर ये जो है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट आया था 1976 में, तो इसको समाप्त करने के लिए ये लाया गया। भीख मांगने वाले लोग आप जानते हैं दोस्तों, जो भी आप सड़क पर देख रहे हो ना, इन पर भी आप आर्टिकल 23 के थ्रू जो है इनको सुरक्षा देने का कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा सा एक अपवाद भी है दोस्तों, जबरदस्ती श्रम जो है,
एक अपवाद के रूप में भी देखा जाएगा। कब, देखो इसको भी थोड़ा सा साथ में समझ लो। कई बार सरकार को आवश्यकता लगती है नागरिकों की कि आप जो है समाज की सुरक्षा के लिए अब क्या है, थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा लो। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं क्या करती है, फोर्स करती है। तो सरकार द्वारा यदि किसी अच्छे कार्य के लिए आपको कहीं कार्य करने के लिए जबरदस्ती या फोर्सफुली बोला भी जा रहा है, तो आपको इस आधार पर आप नहीं कह पाओगे कि हमारे साथ 23 के अनुसार जो है हमसे जो है हमारे साथ गलत किया जा रहा है। आर्टिकल अनुच्छेद 23 का उस समय आप जो है नाम लेकर उस बात से या उस काम से खुद को नहीं बचा सकते हो। अगर सरकार बोल रही है तो ऐसे में फिर आप, ऐसी अगर घटना घटती है तो वह अपवाद माना जाएगा, उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि सरकार को जब आवश्यकता लगेगी अपने नागरिकों से तो वह कार्य करवा सकती है। ठीक है, तो ये समय समय की बात है, लेकिन ये इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला आर्टिकल क्या रहेगा दोस्तों, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये जो है दोस्तों बाल श्रम का निषेध करता है। जो भी 14 वर्ष के बच्चे हैं या 14 वर्ष के कम से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको दोस्तों कहीं कारखानों में, खदानों में यदि इस प्रकार से संलग्न किया जाएगा तो उनको भी हम अनुच्छेद 24 के तहत सुरक्षा जो है प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों 25(2)(ख)। यह अनुच्छेद सभी हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों तथा अनुभागों को खुले रखने की बात करता है। आप कई बार देखते हो दोस्तों, हमारे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं दोस्तों, देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मंदिर हुए या धार्मिक संस्थान जो हुए हमारे, वहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जाने से रोका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25(2)(ख) जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और यह आर्टिकल जो है हमारा किससे संबंधित है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों के। तो ऐसे में, और यही नहीं दोस्तों, धार्मिक संस्थाओं में आपके जितने भी, जैसे जैन हुआ, है ना, सिख हुआ, ये जो हमारे समुदाय है ये भी यहाँ पर हिंदू धर्म के रूप में ही जाने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों को इस आधार पर मंदिरों में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद कहता है दोस्तों 25(2)(ख), ये जो एक प्रकार से क्या देता है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों को धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये हमारे सामाजिक सुरक्षण हुए। इसके पश्चात थोड़ा प्रशासनिक सुरक्षण पर बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रशासन मतलब दोस्तों 244, अनुच्छेद 244 यह कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था का प्रावधान जो है करने की बात करता है हमारा अनुच्छेद 244। किसकी बात कर रहा है, देखो समझना, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में किसकी बात करता है दोस्तों, प्रशासन की व्यवस्था की बात करता है। ऐसा इसलिए, देखो दोस्तों, जहां जहां जो जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है इनको अलग रूप से जो है क्या करने की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था की बात इसलिए कर रहा है दोस्तों, क्योंकि कई बार आप देखते हो जो अनुसूचित जनजातियां रहती है या जो अनुसूचित क्षेत्र जो रहते हैं, इनमें जो है अपने यहाँ के इनके अपने कार्य रहते हैं, परंपराएं रहती है, रीति रिवाज रहती है। ठीक है, और इनको थोड़ा अलग रूप से जो है देखा जाता है, इसलिए इनको सुरक्षा देने का भी जो है थोड़ा सा क्या है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम इनको व्यवस्थित तरीके से सुरक्षा प्रदान करें, ताकि यह जो है अपने रीति रिवाज परंपराओं को बेहतर तरीके से संचालित कर सके, उनको संजोए रख सके। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 244 यह जो है लाया गया है, और यह जो है इस बात को कहता है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर 244 यह जो है क्या कह रहा है, पांचवी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। इंपोर्टेंट बात है, देखो इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, अनुच्छेद 244 क्या कह रहा है दोस्तों, कि जो पांचवी अनुसूची में जो भी बातें कही है, अब वो पांचवी अनुसूची में क्या बातें कही है वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अनुच्छेद 244 ये कह रहा है कि जो भी पांचवी अनुसूची के उपबंध है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार राज्यों को छोड़कर जहां पर जनजाति वाले क्षेत्र हैं उन पर लागू होंगे। ठीक है, अब देखो मतलब ये बात ये कह रहा है कि यह जो है 244(1) जो है दोस्तों, इसको देखो 244(1) बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर कई बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, 2 से 3 बातें कह रहा है। पहली तो ये पांचवी अनुसूची की बात कह रहा है जो अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, फिर जो है पांचवी अनुसूची। ठीक है, फिर ये बोल रहा है दोस्तों असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम
और त्रिपुरा। ठीक है, मतलब यह जो पांचवी अनुसूची है, इन चार राज्यों को छोड़कर शेष जो मुख्य राज्य है, यहाँ पर यह ध्यान रखना, जो मुख्य राज्य, और वो भी मुख्य राज्य कौन से दोस्तों, जहां पर अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, उन राज्यों पर लागू होगी। अब पांचवी अनुसूची क्या कहती है इसको समझना, और मुख्य राज्य कौन कौन से हैं इसको समझना। देखो मुख्य राज्य में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, देखो गुजरात आ जाएगा सबसे पहले, ये देखो गुजरात आ जाएगा, फिर हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद हमारा राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद हमारा एमपी आ जाएगा, एमपी के बाद हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा यहाँ पर झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद हमारा जो है उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और आंध्र प्रदेश के साथ साथ हमारा तेलंगाना आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना दोस्तों, ये है मुख्य क्षेत्र, है ना, जहां पर अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, और इन अनुसूचित जनजातियां जो जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में जो पाई जाती है, इन पर कौन सी अनुसूची के उपबंध जो है लागू होंगे, पांचवी अनुसूची के। पांचवी अनुसूची क्या कहती है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। पांचवी अनुसूची क्या देती है दोस्तों, यह राज्यपाल को शक्ति देती है। ठीक है, राज्यपाल को, इसमें राज्यपाल की शक्ति की बात कही गई है। क्या शक्ति है, देखो राज्यपाल क्या करता है दोस्तों, यदि उन विशेष क्षेत्रों में किसी प्रकार से कानून बनाना है, तो यह जो है राज्यपाल वहां पर कानून बनाकर उनको लागू करके उस क्षेत्र में जो है अपनी जो भी गतिविधियां संचालित करवा सकता है। ठीक है, ये राज्यपाल के पास शक्ति देता है कौन, राज्यपाल की शक्ति की बात कौन कर रहा है, पांचवी अनुसूची। राष्ट्रपति को भी यहाँ पर शक्ति दी गई है दोस्तों, है ना, राष्ट्रपति को भी, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति भी जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र शामिल घोषित कर सकता है। यह बात हमने पढ़ा है, आर्टिकल 342 जो कहता है वो यही कहता है कि राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी कर सकता है यदि किसी क्षेत्र को वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल करना चाहता है। तो यहाँ पर ये पांचवी अनुसूची के माध्यम से ही राष्ट्रपति जो है यह बात कह सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों केंद्र को भी शक्ति दी गई है, केंद्र की शक्ति। अब इसमें केंद्र की शक्ति दोस्तों, केंद्र की शक्ति में क्या रहेगा, केंद्र सरकार जो है समय समय पर इन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या योजना संचालित कर सकती है जिनसे इनका जो है विकास संभव हो सके। तो यहाँ पर केंद्र की यह शक्ति हो जाएगी। ठीक है, एक आपने दोस्तों सुना होगा जनजाति सलाहकार परिषद। क्या है दोस्तों, जनजाति सलाहकार परिषद। और ध्यान रखना दोस्तों, जनजाति सलाहकार परिषद पांचवी अनुसूची से संबंधित है और आर्टिकल 241 एक से ही संबंधित है। तो यहाँ पर यह बात भी याद रखना, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पांचवी अनुसूची के तहत ही किया जाता है। यह जो है क्या करती है दोस्तों, सरकार को सलाह देने का कार्य करेगी कि किस प्रकार से जो है जनजातियों के हितों के लिए कार्य करना होगा। ठीक है, वैसे ये एक सलाहकारी निकाय है, इसको संवैधानिक रूप से मान्यता है, आप जानते हो संविधान में इसका वर्णन है 244(1) में। तो यह जो है जनजाति सलाहकार परिषद जो है यह भी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत ही आती है। तो ये कुछ बिंदु है। इसके साथ साथ दोस्तों जनजातियों को सुरक्षा देना, है ना, जनजाति लोगों को सुरक्षा, इसमें पांचवी अनुसूची में इसकी भी बात कही गई है कि जनजाति लोगों को सुरक्षा देना। कैसे सुरक्षा देना, इनके लिए जैसे इनके जल हुआ, वन हुआ, है ना, जमीन हुआ, इनके लिए जो है कानून जो है इसके माध्यम से भी इन लोगों को क्या देना, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करना होता है। तो यह जो है हमारा पांचवी अनुसूची में वर्णित बात है। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आर्टिकल 244(1) ये कहता है दोस्तों कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा वाले जो क्षेत्र है जनजाति या अनुसूचित क्षेत्र जो है, इनको छोड़कर शेष जो भी मुख्य क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्र पर जो है पांचवी अनुसूची के माध्यम से जो है इस प्रकार से जो है अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा देने का जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि पांचवी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, और उसमें कुछ राज्य दे सकते हैं। ठीक है, या किन राज्यों को छोड़कर जो है पांचवी अनुसूची को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए बनाया गया है या उनके लिए प्रावधान करती है। तो यहाँ पर ये भी जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। क्योंकि दोस्तों 244(2) जो है यह बात करेगा दोस्तों किसकी, छठी अनुसूची की।
और यह छठी अनुसूची के साथ साथ इन राज्यों की किनकी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय इन क्षेत्रों के लिए उपबंध करने का या इन क्षेत्रों के जो प्रशासन इन क्षेत्रों पर यह लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखना कि छठी अनुसूची के उपबंध असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में लागू होंगे और पांचवी अनुसूची के उपबंध जो 244(1) में है यह इन 4 राज्यों को छोड़कर जो मुख्य राज्य है उनके लिए जो है लागू होंगे। तो दोनों बात यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये है प्रशासनिक सुरक्षा। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक सुरक्षण की। आर्थिक सुरक्षण दोस्तों एक ही आर्टिकल है इसका, ये ध्यान रख लीजिएगा 275 क्या कहता है कि यह जो है संविधान की 5वीं एवं 6ठी दोनों अनुसूचियों के अधीन जो भी आने वाले राज्य हैं उन राज्यों को क्या देना है दोस्तों, अनुदान प्रदान करना है। जो हमारे 5वीं अनुसूची में भी जो शामिल है जिनका अभी हमने जिक्र किया था और जो हमारी 6ठी अनुसूची में भी जो शामिल है जनजाति से संबंधित अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित जो हमारे क्षेत्र है वो जो है दोस्तों उनको क्या देना है दोस्तों, अनुदान देना। अनुदान मतलब पैसे, मोटा मोटा यही समझो, पैसे देना। पैसे देना मतलब सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पर क्या करेगी दोस्तों, योजनाओं के माध्यम से, ठीक है, योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य जो है यहाँ के जो है संचालित करेगी, है ना। जब जब इनको फंड की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको फंड देने का भी काम करेगी। तो यह जो है बात आप यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो आगे दोस्तों 275 इतना याद रखना, आर्थिक सुरक्षा देता है अनुसूचित जनजातियों को। ठीक है, अभी हमने एक और बात करी थी दोस्तों, जनजाति सलाहकार परिषद, है ना। इसको अभी हमने देखा था, जनजाति सलाहकार परिषद। इसको थोड़ा एक बार और देख लो क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। फिर हम उसके बाद राजनीतिक सुरक्षा के जो भी हमारे आर्टिकल है उन पर बात करेंगे। थोड़ा सा ये बात इसलिए है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जनजाति सलाहकार परिषद से। जनजाति सलाहकार परिषद जो है इसकी स्थापना देखो दोस्तों 13 दिसंबर 1977 में हुई थी। स्थापना इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना ध्यान रखनी है। फिर इसके लिए संवैधानिक प्रावधान अभी मैंने बात करी थी इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है 5वीं अनुसूची। जनजाति सलाहकार परिषद जो है यह एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों और यह जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आती है। 244(1) जो है किसका प्रावधान करता है दोस्तों, यहाँ पर जनजाति सलाहकार परिषद का। ठीक है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों कितनी, 20, अध्यक्ष सहित। और अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का मुख्यमंत्री। ये क्या करती है दोस्तों, सलाह देती है सरकार को जनजातियों से संबंधित विकास कार्य करने के लिए। ठीक है, सलाहकारी निकाय है, इसकी बात मानने के लिए राज्य जो है या सरकार जो है बाध्य बिल्कुल नहीं है। और यह जो है क्या करती, केवल सलाह देने का कार्य करने वाली एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वीं अनुसूची में इसका जिक्र है, 244(1) अनुच्छेद यह इसकी बात करता है। और 13 दिसंबर 1977 को जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों कौन, राज्य का मुख्यमंत्री। अब आ जाते हैं हमारे राजनीतिक सुरक्षा क्या देते हैं। राजनीतिक सुरक्षा करने वाले जो हमारे आर्टिकल है जो जनजातियों को सुरक्षा देते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते दोस्तों 164 का सब क्लोज 1। ठीक है, ये 64(1) जो है इसको थोड़ा उस रूप में भी समझना कि यह जो है राज्य की कार्यपालिका के लिए भी बात करता है ना। ये एक 164 जो है दोस्तों ये किसकी बात करता है, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित भी बात करता है। कैसे करता है देखो, इसको समझना। आप जानते हो दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो यह आर्टिकल वही है जो हमें बताता है कि जो है राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और जो मंत्री परिषद में जो मंत्री है इन मंत्रियों की भी नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 इसके बारे में तो आप जानते हो, यह लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण देता है। और यह जो है अनुच्छेद 332 जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार पूछा गया था कि इस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के सदस्यों के लिए राज्य की विधानसभाओं की सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मैंने पहले ही बोला था दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। देखो किसकी बात कर रहा है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्या है, यहाँ पर विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अगला है दोस्तों 334। यह जो अनुच्छेद इसके अनुसार निश्चित अवधि के बाद अनुच्छेद 330 व अनुच्छेद 332 में दिए गए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखो इसको थोड़ा मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाता हूँ,
समझना। जो अनुच्छेद 30 है और जो 32 में जो भी जनजातियों के लिए सीटों के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो समय के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, बदला जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो इसमें जो है लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं की जो आरक्षित सीटें जो थी, इन सीटों को अगले 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और अब यह कब तक रहेगी, 2030 तक रहेगी। देखो समझना, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है। और ये कब आया दोस्तों, 2019 में। कब आया, 2019 में आया। इसके अनुसार जो 2020 तक जो सीट थी वो अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2030 तक कर दी। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन इसके पहले की कहानी थोड़ी सी समझना। देखो दोस्तों, यह जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में आया और इसके अनुसार सीटों का जो है आरक्षण वो बढ़ाकर कितना कर दिया, 2030 तक कर दिया। इसकी कहानी शुरू से समझना दोस्तों। सबसे पहले 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, ठीक है, और यह आया था दोस्तों 1959 में। और इसमें सीटों को बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया था दोस्तों, 1970 तक जो है सीटों को बढ़ाकर 10 वर्ष जो बढ़ाकर आगे कर दिया था इसमें 1970 तक। फिर आया था दोस्तों 23 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 23वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था और यह आया था 1969 में। इसे भी बढ़ाकर इसने भी 10 वर्ष बढ़ा दिए और 1980 कर दिया। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। फिर आता है दोस्तों 45th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, और यह आया था दोस्तों 1980 में। इसमें भी जो है 10 वर्ष बढ़ा दिए गए और ये 1990 तक जो है सीटों को आरक्षित कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर से जो है इसके पश्चात 45 के पश्चात फिर आता है दोस्तों यहाँ पर 62। तो 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। तो यह जो है यह भी आएगा कब दोस्तों, 1989 में। ठीक है, और ये 1989 में आएगा और इसमें सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, यहां से सीधा 2000 हो जाएगा। अब 2000 तक की चर्चा हो गई। फिर इसके बाद फिर से जो आएगा तो वो आएगा दोस्तों यहाँ पर 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और यह आएगा 1999 में। ठीक है, और इसमें सीटों को फिर से जो है आरक्षित कर दिया जाएगा 10 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगी 2010 तक की सीटें। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, 95 वाला। जो ये 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये आएगा दोस्तों 2009 में और इसके अनुसार 2020 तक सीटें कर दी जाएगी। और इसी 2020 के पश्चात फिर जो है अभी 2019 में आया है ये वाला 104 क्रमांक का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 2020 से अब परिवर्तित करके कितना कर दिया दोस्तों, 2030 कर दिया यहाँ पर सीटों को। ठीक है, तो ये बात जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपके मन में ये आता होगा कि ये 45 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये तो शिक्षा से संबंधित बात भी करता है। बिल्कुल ये शिक्षा से संबंधित भी बात करता है, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है देने का कार्य होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब ये इतनी कहानी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, 164 का सब क्लोज 1 किसके संदर्भ में बात करता है दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो जनजाति कार्य मंत्रियों के लिए ये प्रावधान करता है। 330 जो है दोस्तों यह लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। 332 जो है ये क्या करेगा दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण की बात करेगा। अनुच्छेद 334 जो है यह जो है 330 और 332 में जो दिए गए सीटों के जो आरक्षण की बात है उसको क्या करेगा, समाप्त करने का बात करेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके पश्चात जो है क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों को जो है अगले 10 वर्ष के लिए फिर से जो है बढ़ा दिया गया है, जो अब अगले 2030 तक रहेगी। और ये प्रक्रिया हर साल जो है हर 10 वर्ष के पश्चात जो है 10-10 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। जिसमें हमने देखा था दोस्तों, क्या देखा था कि सबसे पहले जो है 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1959 में, जिसके पश्चात सीटों को बढ़ाकर 1970 तक के लिए कर दिया था। ठीक है, फिर 23 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 में आया, जिससे 1980 तक सीटों को आरक्षित कर दिया गया। फिर 45 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1980 में, जिससे 1990 तक जो है सीटों को आरक्षित कर दिया गया।
इसी प्रकार फिर 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2000 तक सीटें आरक्षित रहेगी, फिर 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 2010, फिर 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार जो है 2020 तक सीटों को जो है आरक्षित कर दिया गया। फिर अभी 104वें या 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2019 में आया, जिसके अनुसार 2020 से बढ़ाकर 2030 तक के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अभी इसमें और भी है दोस्तों, एक है नगर पंचायत के लिए और एक है नगर, ये है पंचायत के लिए दोस्तों और ये है नगर पालिकाओं। दो आर्टिकल 243 टी और डी। डी जो है ये आरक्षण करेगा पंचायत के लिए, और पंचायत में हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी उन्हीं को देखो, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को दोस्तों 1/3 सीटों के आरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? 243 डी। ये पंचायतों के लिए बात करता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 243 टी जो है यह नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, ये दोनों भी याद रखना, राजनीतिक रूप से जो है ये अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, अनुच्छेद 371 जो है दोस्तों, यह पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये बात करता है विशेष प्रावधान की। ठीक है, अब इन पूर्वोत्तर राज्य में भी दोस्तों आप जानते हो सामान्यतः जनजातियां पाई जाती है, तो इनके लिए क्या करेगा दोस्तों, यह जो है विशेष प्रावधान करेगा। किस राज्य को किस आर्टिकल के तहत विशेष प्रावधान है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से इत्मीनान से समझिएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं अनुच्छेद 371 क की बात करूं तो यह बात करता है नागालैंड को, यह जो विशेष प्रावधान देने की बात करता है। ख जो है यह असम को, ग जो है यह मणिपुर को, च जो है यह सिक्किम को, छ जो है यह मिजोरम को, और ज जो है यह अरुणाचल प्रदेश को। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसको थोड़ा सा एक बार अपने स्तर से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ना, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब लास्ट है हमारा दोस्तों सेवा सुरक्षा। ठीक है, सेवा से संबंधित, सर्विस से संबंधित जो है अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा दी जाती है, उनको एक बार देख लेते हैं किस आर्टिकल के तहत जो इनके लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 16(4) का क। ठीक है, और यह क्या कहता है दोस्तों, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए, जो जनजाति के जो नागरिक है उनके लिए पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। पदोन्नति मतलब उनकी पोस्ट को जो है और जो है दोस्तों उन्नति के लिए सरकार क्या कर सकती है, आरक्षण दे सकती है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद इसी बात कहता है 16(4) क। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और इसे जो है 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, सर्विस में पदोन्नति के संबंधित जो है, पदोन्नति से संबंधित बात करता है 16(4) क। और 16(4) ख जो है दोस्तों यह कहता है, यह जो है एक विशेष वर्ष के रिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटे को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब यदि कोटा नहीं भराया इस वर्ष भी, तो अगले वर्ष जो रहेगा उसमें भी जो है यहाँ पर जो है क्या दी जाएगी दोस्तों, जो उनका जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो रिक्त थे, उस वर्ष में जो रिक्त स्थान थे उनको जो है अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो यह जो है 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेवा से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 335 दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य के मामलों में सेवाओं और पदों के नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के लिए ध्यान में रखा जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब संघ और राज्य क्षेत्र जो है इनमें जब नियुक्तियां होगी, तो ऐसी नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं उनके दावों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। यदि वह काबिल है तो उनको जो है आगे जो है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी बातों का भी विशेष महत्व दिया जाएगा। जब भी किसी की नियुक्ति भी होगी तो उसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको भी एक बार एक स्तर से देखा जाएगा, उनकी सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि वह काबिल है तो उनको उस पोस्ट के लिए जो है नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात अनुच्छेद 335 कहता है। तो यह सेवा सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल है जो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसलिए हमने सारे जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं जो जनजातियों से संबंधित है इनको हर क्षेत्र में बांटकर देख लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ यहाँ पर समितियां बनी है,
उन समितियों ने इनके लिए कुछ बातें कही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वन बाय वन इनको अच्छे से जल्दी जल्दी प्यार से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर गठन वर्ष इंपोर्टेंट होता है, कोई सी समिति किस वर्ष आई है इस बात का विशेष ध्यान रखना, और उसके कार्य क्या थे इसको भी हमें एक बार देखना होगा। सबसे पहले एल्विन समिति की अगर बात करें तो 1959 में यह समिति आई और इसके द्वारा जनजातियों के विकास हेतु बनाई गई प्रशासनिक इकाइयों के कार्य की जांच की गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आई थी दोस्तों चंदा समिति 1960 में, और यह जो है किसी जाति या समुदाय को जनजाति में शामिल करने हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं इस जो है समिति में। चंदा समिति इंपोर्टेंट है दोस्तों, कोई सी जाति या समुदाय जनजाति में शामिल करनी है तो उसके लिए कुछ मानदंड जो है निर्धारित करे थे इस समिति ने, चंदा समिति ने, जो कब आई थी दोस्तों 1960 में आई थी। एक और है दोस्तों यूएन डेबर समिति जो 1960 में आई थी, और इसके द्वारा जनजातियों को परिभाषित करने के मापदंडों को निर्धारित किया गया था। इसने भी यही काम किया था, डेबर आयोग ने भी। और लोकुर समिति 1965 में आई थी। यह जो है दोस्तों जनजातियों को परिभाषित करने के मापदंडों को निर्धारित करने हेतु इसका गठन किया गया। इसको भी मापदंड निर्धारित करने के लिए ही गठित किया गया था लोकुर समिति को। फिर है दोस्तों शीलू ओ समिति, यह आई थी 1991 में, और इसमें जनजातियों के विकास हेतु जो भी उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। भूरिया समिति इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखो एक है भूरिया समिति जो 1991 में गठित की गई थी, और एक है भूरिया आयोग जो 2002 में गठित किया गया था। देखो दोस्तों भूरिया समिति जो है इसका गठन किया गया था जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था हेतु पेशा एक्ट पर विचार करने तथा इसका गठन करने हेतु। तो भूरिया समिति की सिफारिश पर ही हमने क्या किया था दोस्तों, पेशा एक्ट का गठन किया था, ठीक है। इसी प्रकार भूरिया आयोग है, यह 2002 में आया था, और यह जनजाति भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ 5वीं अनुसूची पर विचार करने हेतु गठित किया गया था भूरिया आयोग, ठीक है। चलो, मुंजेकर समिति 2005 जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासनिक मुद्दों पर विचार करने हेतु इसे गठित किया गया था। बंदोपाध्याय समिति 2006 में गठित की गई थी, और यह वामपंथी विचारधारा से प्रभावित जनजाति क्षेत्रों के विकास पर विचार करने हेतु गठित की गई थी, ठीक है। शासा समिति 2013 में आई थी दोस्तों, जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने हेतु शासा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। थोड़ा सा दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में और राज्य के देश के संदर्भ में दोनों स्तर पर देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये बात भी यहाँ पर ऐड कर दी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 19 फरवरी 2004 को। संवैधानिक रूप से यदि देखा जाए तो यह भाग 16 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो 338 सब क्लोज का, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह संवैधानिक प्रावधान है, और इसकी संरचना पूछी जाती है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों कुंवर सिंह जी, ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अंतर सिंह आर्य। दोनों नाम ध्यान रखिएगा। आपको ये बात भी पता होगी कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया था, ठीक है, 2003 में। ये ध्यान रखना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जून 1995 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग किस अधिनियम के द्वारा 1995 हुआ, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अशासकीय सदस्य होते हैं, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, गजेंद्र सिंह राजौखेड़ी। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रख लेना, इसको भी हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। थोड़ा पेशा अधिनियम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पेशा अधिनियम जो है इसका गठन कब हुआ था, 24 दिसंबर 1996 को हुआ था, यह भूरिया समिति की सिफारिश पर। और मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, 15 नवंबर 2022 को। दोनों बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करता क्या है दोस्तों, तो इसमें प्रदेश में निवासरत जनजाति समुदायों के प्राकृतिक रहन सहन को केंद्र में रखकर उनकी स्वशासन की भावना को मान्यता प्रदान किया जाता है, ठीक है। और यह प्रदेश में 21 जिलों में, अभी जो पांडुना गठित हुआ उसको ध्यान में रखकर मैं बात कह रहा हूँ कि प्रदेश के 21 जिलों में, और 21 जिलों के भी जो 89 विकास खंड है उसमें यह लागू है। और यह देश के 10 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड आदि में यह क्या है दोस्तों, लागू है, कौन सा एक पेशा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलो थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं दोस्तों जनजातियों की, क्योंकि हमने संवैधानिक स्थिति सारी देख ली है। कुछ सीट्स जो रहती है किस क्षेत्र में कौन सी है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बारीकी से सारी हर एक बात को हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, ताकि समग्रता से हमारी इस क्लास को हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलो देखो, मध्य प्रदेश में जनजातियों की राजनीतिक स्थिति की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति की कुल आरक्षित सीटें कितनी है दोस्तों, किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लोकसभा में। ठीक है, किसकी, अनुसूचित जनजाति। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल आरक्षित सीटें कितनी दोस्तों, 6। और ये कौन से जिले हैं, तो देखो धार है, खरगोन है, रतलाम है, शहडोल है, मंडला है और बैतूल है। दोस्तों नोट डाउन कर लो, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन 6 क्षेत्रों में जो है हमारे क्या है, यहाँ पर आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा। ठीक है, चलो, और राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कुल आरक्षित सीटें कितनी दोस्तों, 47। ये बात आपको ध्यान में होगी। चलो, राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति संभाग कितने हमारे, 7 है। और राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति विकास खंड है दोस्तों 89। यदि मैं पांडुणा की बात को ध्यान में रखूं, तो हमारे यहाँ पर 21 दोस्तों क्या है, कुल अनुसूचित जनजाति जिले। ये बात भी ध्यान रखना। और राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिले वाला संभाग कौन सा है, तो यह है हमारा दोस्तों इंदौर, जिसमें 7 जिले इसके अंतर्गत शामिल है। इंदौर संभाग में कितने, 7 जिले शामिल है, जो किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से। इसी प्रकार दोस्तों राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जिले वाला संभाग जो है यह रीवा है, उज्जैन है और चंबल है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले विकास खंड की अगर हम बात करें जिलों की, तो यहाँ पर धार जो है इसमें लगभग 12 विकास खंड जो है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो ये बात थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझना। चलो इनको विस्तार से भी एक बार देख लेते हैं, है ना, किस जिले में, किस संभाग में, किस आदिवासी विकास खंड में कितने क्या जिले हैं, सब चीज देख लेते हैं। इंदौर में हमने सबसे पहले देखा है, इंदौर संभाग में 7 जिले आते हैं जो जनजातियों से संबंधित है। तो ये 7 जिले देखो, इसमें देखिएगा दोस्तों, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, धार। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको पता होगी। तो ये 7 जिले हो गए इंदौर से संबंधित। इसमें विकास खंड, खंडवा में कितना, 1, खरगोन में 7, बड़वानी में 7, अलीराजपुर में 6, झाबुआ में 6, बुरहानपुर में 1 आदिवासी विकास खंड, धार में कितने, 12 जो हमने देखे थे, क्या सर्वाधिक। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। इसी प्रकार यदि शहडोल संभाग की हम बात करें, तो यहाँ पर कितने, 3 आएंगे, है ना। शहडोल में 4 आदिवासी विकास खंड, अनूपपुर में 4, उमरिया में 3, और जिले कितने इसके अंतर्गत, 3। कौन कौन से, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। इसी प्रकार उज्जैन में 1 है दोस्तों, रतलाम, जहाँ पर कितने आदिवासी खंड विकास खंड है, 2 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम जबलपुर। जबलपुर में कितने, 6 जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं, मंडला, शिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुणा, बालाघाट और डिंडोरी। मंडला में कितने आदिवासी विकास खंड, तो 9। ठीक है, सिवनी में कितने दोस्तों, 5, छिंदवाड़ा में 3, पांडुणा में 1, बालाघाट में 3, डिंडोरी में 7। इसी प्रकार नर्मदापुरम की अगर हम बात करें, तो नर्मदापुरम में कितने, 2 जिले हैं, नर्मदापुरम और बैतूल। 1 विकास खंड नर्मदापुरम में है और 7 है दोस्तों कहाँ पर, बैतूल में। रीवा की यदि हम बात करें, तो रीवा में सीधी जिला जो है इसके अंतर्गत है संभाग में, ये इसमें 1 आदिवासी विकास खंड है। चंबल जो है इसमें श्योपुर जिला है, और यहाँ पर 1 जो है क्या है दोस्तों, यहाँ पर आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सारी बातें हमने यहाँ पर अच्छे से देख ली है दोस्तों। लेटेस्ट कंटेंट के साथ हम जो है आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हमारी अपकमिंग बुक, है ना, ओमकार इंस्टीट्यूशन की यह किताब जो है जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, जिसमें जनजातियों से संबंधित सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे और बेहतर सुनियोजित रूप में देखने को मिलेगी। सारे आयाम हमने हमने इसमें बेहतर तरीके से कवर किए हैं। और यदि 2024 के पेपर की मैं बात करूं, यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाला है, सारे क्वेश्चन हमारी किताब से आए हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। पेज नंबर वाइज मैंने आयोग के जो पेज नंबर है उसके अनुसार जो है सारी चीजें डाली है, और 2025 के भी सारे क्वेश्चन हमारी इस किताब से आए। 2026 को ध्यान में रखकर हमने इसको अपडेट किया है बेहतर रूप में, जो जल्दी आपको मार्केट में अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, तो और दोस्तों इसके साथ साथ जो बच्चे 2026 को ध्यान में रखकर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी इस बेस से
जुड़ सकते हैं, जिसमें हम बेहतर तरीके से मात्र 2,999 रुपए में कंप्लीट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करवाएंगे, है ना, जिसमें 10 यूनिट्स को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ आप पूरा प्रीलिम्स, कहीं भी आपको किसी प्रकार से कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। जो डेटा कंटेंट जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है सारा हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।